हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर पढ़ा था 17, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे लोग विरोध करते हैं आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इन मैनेजमेंट मींस संगठन में संघर्ष। संघर्ष से आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, आपने सुना भी होगा, नहीं जानते तो हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, संघर्ष के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ ये हो सकते हैं। संघर्ष क्या है, इसकी प्रकृति बताइए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर द कॉज नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनता है लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के स्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के कारण बताइए। नेक्स्ट, संघर्ष के प्रकार, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है संघर्ष के परिणाम, कंक्लूजन क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं आपकी फॉर्म पे। और नेक्स्ट लास्ट, इसके वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दिया है संघर्ष क्या है, इसकी प्रकृति बताइए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं हमारा राम लिमिटेड एक कंपनी है और राम लिमिटेड ने अपने काम को करने के लिए कई डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया। कैसे? मान लेते हैं इसने अभी इसे 4 डिपार्टमेंट बांट दिया है। पहले डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो संभालता है ए, और इसके अंदर कई सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है सेल डिपार्टमेंट, जो कि संभाल रहा है बी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, जो कि संभाल रहा है सी। और एक और डिपार्टमेंट बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो माल को बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मींस डी। दोस्तों, ये बताना चाहूंगा, इन सबके नीचे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जरा आप समझिए कि इनके बीच रिलेशन क्या आ रहा है किसकी? राम लिमिटेड कंपनी है और वो अपनी ग्रोथ चाहता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, इसको पैसे इशू करते हैं किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से जाके इसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाता है। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद वो सामान जो आता है वो किसको देता है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उस जो भी मटेरियल आया उसको मैन्युफैक्चर करता है और बनाकर देता है सेल डिपार्टमेंट को, और सेल डिपार्टमेंट उस सामान को क्या कर देता है? सेल कर देता है। मतलब कि ये जितने भी डिपार्टमेंट है वो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है, और ये भी क्या बन गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? हम एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अब हुआ क्या, किसी कारण से ए और सी में बातचीत बिगड़ गई। वो कोई भी कारण हो सकता है, उनके आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, या फॉर्म को लेके हो सकते हैं, समथिंग कुछ भी। अब क्या हो रहा है, ए जो चाह रहा है वो सी नहीं करना चाहता, और जो सी करना चाहता वो ए नहीं करना चाहता। तो इनके बीच क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। अब वो टकराव विचारों की वजह से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव की वजह से हो सकता है, या लक्ष्य की वजह से हो सकता है, या इनके हितों की वजह से हो सकता है, लेकिन टकराव तो आ रहा है। इस टकराव को हम क्या कहते हैं? संघर्ष मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। अब होगा क्या इसके कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट, कि जब भी ए को कोई काम पड़ेगा सी से, तो सी मना कर देगा या आनाकानी करेगा, पर सी को अगर किससे काम होगा? ए से, तो इसको भी क्या होगी? दिक्कत होगी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे एक्चुअल में प्रॉब्लम किसको आएगी? राम लिमिटेड को, क्योंकि उसका काम स्मूथली नहीं चलेगा दोस्तों। तो वही हम समझने जा रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके स्तर क्या है, कारण, प्रकार, समथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि हम जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं
वो हम आपके टेनियर से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने पढ़ने के लिए टेनियर ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको ओनली पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आप उस पॉइंट को एग्जाम में लिखिए ब्लैक पेन से और उसको ब्लू पेन से डिस्क्राइब करिए अपनी लैंग्वेज में। हाँ, बस आपको इतना होना चाहिए कि जो आपकी वर्डिंग है वो टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड डालिए, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में भी क्या रखिए, जितना ट्राई हो सके हिंदी को शुद्ध रखिए। ओके दोस्तों, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन, संघर्ष क्या है, इसकी प्रकृति बताइए। तो दोस्तों संघर्ष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, संघर्ष का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कि दो लोगों के बीच होने वाले टकराव, दो लोगों के बीच हो जाए या दो समूहों के बीच हो जाए, इसे क्या बोलेंगे हम, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। इसकी प्रकृति क्या है? तो दोस्तों इसकी प्रकृति क्या है, इसको मैं बुक से को पढ़ के समझा देता हूँ। जब भी संघर्ष होता है कहीं पे तो कुछ ना कुछ चीजें वहां एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि पहला, संगठन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। पहला पॉइंट, संगठन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो पहली चीज सिंपल सी है, प्रकृति मतलब ये हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट, संघर्ष असहमति, मतभेद, विवाद, टकराव आदि की स्थिति उत्पन्न करता है। सही बात है, आपके बीच और मेरे बीच मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम, संघर्ष बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, संघर्ष मोस्टली दो समूहों, दो या दो से अधिक समूहों या व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, वैसे संघर्ष अकेले व्यक्ति में भी हो सकता है, आगे मैं सब बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट है, संघर्ष आपका जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक मतलब जब अच्छी चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, टकराव कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव संघर्ष कहलाएगा, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और अगर आप बेकार चीज के लिए कर रहे हैं, मतलब आपको भी पता है कि इसके बैड इफेक्ट जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, नकारात्मक। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि प्राय संघर्ष लक्ष्यों हेतु दृष्टिकोण में भिन्नता के कारण होते हैं। आपका और मेरा लक्ष्य अलग अलग है, मतलब हम मान लो इसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसका काम करने का तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है। ये कह रहा है मेरे तरीके से चलो, ये कह रहा है मेरे तरीके से चलो, दोनों के टकराव आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों एक और फायदेमंद वाली बात है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में कि सहयोग की भावना आती है। कह रहा वो कैसे आएगी, यहाँ पे वो ऐसे आएगी सहयोग की भावना कि जिन लोगों के विचार एक जैसे होते हैं वो एक क्या होते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, और जिन लोगों के विचार एक अलग अलग होते हैं, मतलब वो दो भाग बढ़ गए, फिर इस ग्रुप वाले अलग, इस ग्रुप वाले अलग, और ये आपस में क्या करने लगता है, फिर कंपटीशन करने वाले लग जाते हैं, मीन्स अपने आप को सही प्रूव करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन हुआ आपका पहला कंप्लीट कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, नेचर। हाँ दोस्तों अब आता है संघर्ष के स्तर। संघर्ष के स्तर का मतलब है कि संघर्ष कितने टाइप्स का होता है, कौन से स्तर का होता है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, संघर्ष बेसिकली 4 से 5 प्रकार का होता है। पहला जो आपका संघर्ष होगा, बुक से मैं देख के बताता हूं आपको, वो होगा अव्यक्त संघर्ष। जो पहला है वो कौन सा है, अव्यक्त संघर्ष। अव्यक्त संघर्ष का मतलब समझिए आप क्या है कि आपके मन में किसी के प्रति टकराव है, मतलब आप पसंद नहीं करते उसे, उसके विचारों को, तो अभी है आपके मन में, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, आपने उस व्यक्ति को भी प्रकट नहीं करा, आपने कभी सभा में, कभी मीटिंग में उसको शो नहीं किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अव्यक्त संघर्ष, जो अब तक अपने आपने शो ही नहीं किया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आ रहा है बोधक संघर्ष। बोधक संघर्ष। दोस्तों बोधक संघर्ष का मतलब होता है कि नॉर्मली दोनों लोगों को, जिन जिनके बीच टकराव है, उनको पता पड़ जाता है ये मेरे से एग्री नहीं करता। मान लेते हैं इसको पता पड़ गया ए को कि ये सी मेरी बातों से एग्री नहीं है, और सी को पता पड़ गया कि ए मेरी बातों से एग्री नहीं, तो अब ये क्या करने लगते हैं कि तैयारी करने लग जाते हैं। तैयारी किस चीज़ की, कि कैसे मैं सामने वाले को गलत प्रूफ करूं।
अभी करना स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट क्या करा इन्होंने कि सामने वाले को इन्हें कैसे गलत प्रूफ करना है, तो उसकी वो क्या कर रहे हैं, तैयारी करने लग जाते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को बोलेंगे बोधक संघर्ष। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है आपका बोधक के बाद, वो आता है आपका यहाँ पे अनुभूत संघर्ष। अनुभूत संघर्ष। अनुभूत संघर्ष का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ देता हूं आपके लिए। इस स्तर पर संघर्ष के पक्षकार यह अनुभव करने लगते हैं कि उनके हितों, कार्य सुविधाओं, पद प्रतिष्ठा आदि की चोट की जा रही है। ठीक है, अब नॉर्मली इस वाले में क्या होता है, नॉर्म इसको पता पड़ रहा है कि यार मान लेते हैं यहाँ पे एक मैनेजर की पोस्ट निकाली गई और इसके ऊपर कौन है, राम लिमिटेड। अब इस पोस्ट के लिए इनके क्या होनी है, इनमें से कोई एक बंदे को प्रमोशन करके ऊपर भेजा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अब काम करता है मान लेते हैं सी व्यक्ति ज्यादा, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने आप को वहां पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के बीच क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और ये भी हो गया बोधक, दोनों को पता पड़ गया कि हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते। तीसरा, अब तीसरा वाला है वो कोशिश करने लग जाता है कि मैं इसको क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरी चीज बनी रहे, मेरा प्रतिष्ठा बनी रहे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे आप अनुभूत संघर्ष। जब आपको ये पता पड़ जाए कि सामने वाला मेरे को क्या कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है वो है फेल्ट। फेल्ट मीन्स, फेल्ट तो मीन ये हो गया फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है आपका व्यक्त संघर्ष। जब आप पूरी तरह से व्यक्त कर दे, भाई मुझे तेरे से प्रॉब्लम है, तेरी बातों से प्रॉब्लम है, तो उसे बोलेंगे व्यक्त संघर्ष। जैसा मैंने भी बता दिया आपको, बता दो क्लियरली, भाई तू गलत कर रहा है, मैं तेरी बातों से एग्री नहीं करता, तू ऐसा करेगा तो ये होगा, ऐसा करेगा तो ये होगा। सो आपने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, इसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्त संघर्ष। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है संघर्ष के परिणाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, संघर्ष के परिणाम। इसमें क्या होता है, अगर दोनों व्यक्ति के बीच संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो समझ लो लगने किसकी वाली है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। यह संघर्ष की प्रकृति का अंतिम चरण है। यदि संघर्ष समाप्त नहीं किया जाता तो आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। यदि आपसी सम्मति के द्वारा संघर्ष समाप्त किया जाता है तो सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया होता है। तो समझ लीजिए, अगर आपका संघर्ष आपने ठीक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो सकती है भविष्य में। ये बता रहा है संघर्ष के परिणाम। ठीक है, या तो अच्छा हो सकता है या बेकार हो सकता है। अच्छा होगा तो अच्छी बात है, दोनों में कॉम्प्रोमाइज कराइए और बात खत्म करिए, और नहीं हुआ तो नुकसान किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्तों ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे हम संघर्ष के कारण। दोस्तों पहले ही मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चीज को आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास टेनियर नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे का टॉपिक कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कारण, कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संघर्ष क्या होता है, पैदा होता है। तो दोस्तों संघर्ष पैदा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। कारण, सबसे पहला जो है वो है लक्ष्यों में अंतर। लक्ष्यों में अंतर। सी चाहता है कि माल थोड़ा कम ज्यादा मंगाया जाए, कम नहीं ज्यादा, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी चल रही है तो हम ज्यादा माल मंगाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये बेफजूल की बात है और बेफजूल का पैसा खर्च करा जा रहा है। दोनों में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो अब दिक्कत क्या हुई, दोनों के लक्ष्यों में अंतर आ गया। ये सेल के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा ये ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, माल ज्यादा बिके, ये अपने खाली फाइनेंस के हिसाब से सोच रहा है।
तो दोनों के लक्ष्य क्या है, अलग हैं, जिसके कारण से इनमें क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। दूसरा आपको पता होगा, दुर्लभता मैंने बताया था आपको पहले भी, दुर्लभ संसाधन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर संसाधनों की क्या है, दुर्लभता है। अब दुर्लभता होता है तो एक व्यक्ति कह रहा है उसे ज्यादा उपयोग में ला रहा है, एक क्या कर रहा है, कम उपयोग में ला रहा है, तो दो बीचों के बीच क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक संगठन के साधन सीमित होते हैं। संगठन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति या समूह अधिकाधिक साधन प्राप्त करने की चेष्टा से इससे संघर्ष होता है। अब संगठन में क्या है, साधन सीमित हैं, और साधन सीमित है तो एक ज्यादा लेना चाह रहा है संसाधन और एक कम लेना चाह रहा है, तो इससे होगा क्या, दोनों में क्या पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा। तो एक तो ये कारण हो गया। नेक्स्ट है कार्यों की अंतर निर्भरता, मतलब कि कार्य एक दूसरे पे क्या होना, निर्भर होना। कार्यों की निर्भरता, प्रत्येक संगठन के में जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं, आपको पता ही होगा, मतलब एक व्यक्ति तो होता ही नहीं संगठन में। अब हो क्या रहा है, वो एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है तो एक व्यक्ति दूसरे काम करेगा अभी तो दूसरा पहले वाले व्यक्ति काम करेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी काम ले लेता है लेकिन काम देता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, संघर्ष। और संघर्ष उत्पन्न हो गया तो फिर तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा कैसे भी। दोस्तों ये आने के बाद फिर है पद प्रतिष्ठा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पद प्रतिष्ठा। कई बार मैंने भी बताया कि मैनेजर की पोस्ट निकली है और इन्हीं में से किसी को चुनना है, तो ये वाला पद ज्यादा है, तो ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, लेकिन चुना तो एक ही हो जाएगा, और उनके सबके बीच क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद धारणाओं में भिन्नता। धारणा मतलब अलग अलग विचार, पहले व्यक्ति के विचार अलग है, दूसरे के अलग है, तो धारणाओं में भिन्नता। पांचवा पॉइंट आपका पहले व्यक्ति की धारणा अलग है, दूसरे वाले व्यक्ति की धारणा अलग है, आपको यहाँ क्या फेस करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सी बात है। ये वाला एक टॉपिक हुआ हमारा कारण, इसको हम यहाँ पे रख कर देते हैं। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हमें करना है क्या, संघर्ष के प्रकार। संघर्ष की प्रकार। दोस्तों संघर्ष के प्रकार क्या, मतलब टकराव भी अलग अलग तरीके का होता है। जी हाँ, टकराव भी अलग अलग तरीके का होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं संघर्ष के प्रभाव। अब संघर्ष के प्रकार बेसिकली मैं कहूँ ना तो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे 3 प्रकार के होते हैं, अब एक सिंपल सा मैं छोड़ देता बुक ही, यहीं पे देखो। आप भी कह सकते हैं अंत व्यक्तिगत, एक पॉइंट और है यहाँ पे, व्यक्तियों के बीच संघर्ष, समूह के बीच संघर्ष। व्यक्तियों के बीच संघर्ष, समूह के बीच संघर्ष। अब समझिए तीनों को है क्या। अंतर व्यक्तिगत संघर्ष में आपको समझाता हूं। एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने कि
मैं एक काम करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ उस काम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन एक दिमाग कहता है यार अगर मैं उस काम को करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे को क्या होंगे, नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि करा जाए, फिर मैं सोच रहा हूँ नहीं करा जाए। अब क्या हो रहा है, मेरे दिमाग के खुद के अंदर क्या हो रहा है, टकराव आ रहा है। एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर, खुद के अंदर क्या आ रहा है, टकराव आ रहा है। इस संघर्ष को बोलते अंत व्यक्तिगत या व्यक्तिगत संघर्ष। समझ आ रहा है आपको? मतलब व्यक्ति है कि उसके अंदर अलग अलग विचार आ रहे हैं और विचारों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अंत व्यक्तिगत संघर्ष। दोस्तों उसके बाद है व्यक्तियों के बीच संघर्ष। ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा, तो उसके क्या बोलेंगे, व्यक्तियों के बीच संघर्ष। दोस्तों नेक्स्ट है समूह के बीच संघर्ष। जब दो ग्रुप ना लेके, दो व्यक्ति ना लेके दो ग्रुप ले लेते हैं, अगर उनके बीच क्या पाया जा रहा है, संघर्ष पाया जा रहा है, दो समूहों के बीच संघर्ष पाया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम कौन सा, समूह के बीच संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। संघर्ष के प्रकार, बेसिकली संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संघर्ष के परिणाम, कि संघर्ष के अगर हम ऐसे ही चलने दें तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे। तो संघर्ष के परिणाम, ये टॉपिक है हमारा। दोस्तों संघर्ष के परिणाम अच्छे भी आ सकते हैं, बेकार भी आ सकते हैं। या तो हेल्दी कंपटीशन होगा या फिर आपकी फर्म ही डूब जाएगी। तो यहाँ पे संघर्ष के दुष्परिणाम मीन्स परिणाम दिए हुए हैं, और परिणाम भी कौन से, नुकसान वाले। तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स कुछ आ रहे हैं निकल कर, इसको हम मिटा देते हैं। जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है पहला असंतुलन। पहले मैं पॉइंट पॉइंट लिख देता हूं आपको, फिर एक साथ समझाता हूं। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, असंतुलन। दूसरा तनाव। तीसरा शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग। एकता को खतरा। जटिलता, या आप सिंपल सा लिखिए संप्रेषण में रुकावट। दोस्तों पहला दिया है कि अगर आपके संगठन के जो ABCD डिपार्टमेंट थे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ABC का ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, राम लिमिटेड कंपनी का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का संतुलन बिगड़ जाएगा, मीन्स संतुलन बिगड़ जाएगा और क्या में आ जाएगी, असंतुलन में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। दूसरा, जब हमारे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है तनाव, और अगर हमारे दिमाग में तनाव आ जाता है तो हम खुलकर काम नहीं कर पाते। तो एक कारण, बेकार बात ये भी है, शक्ति का दुरुपयोग। कई बार क्या होता है, एक बड़ी पोस्ट पे बंदा होता है, एक छोटी पोस्ट पे बंदा होता है। तो जब बड़ी पोस्ट वाला बंदा छोटी पोस्ट वाले से क्या करता है, टकराव करता है, संघर्ष हो जाता है, तो कई बार वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस टकराव पे निकालता है। हो सकता है उसे निकलवा दे, क्योंकि ज्यादा किसकी सुनी जाएगी, बड़ी पोस्ट वाली की सुनी जाएगी। तो ये भी एक दुष्परिणाम है किसका, शक्ति का। तो संघर्ष में शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। नेक्स्ट, एकता को खतरा। एकता वाली एकता नहीं, एकता मतलब हमारी जो हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ काम करते हैं। आपको इतना पता है, आपने कहानी सुनी होगी, एकता में बल होता है। अब अगर सब मिलकर काम करेंगे तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं अगर काम अलग अलग इंडिविजुअल सोच के किया जाएगा तो क्या होगा, कम होगा, धीरे स्पीड से होगा। तो एकता क्या होता है, खतरा होता है संघर्ष में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए करें। संप्रेषण में रुकावट। अब अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो बातचीत क्या हो जाती है, बंद। बंद नहीं तो हम क्या करते हैं, हम काम चलाओ बातचीत करते हैं, समझे।
हाँ सर ऐसा है, सर वैसा, बस पहले क्या होता था हम अपने आइडिया भी रखते थे सामने वाले के में कि सर ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं फर्म के अंदर, लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम काम से काम मतलब रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगी कि फर्म इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी जितनी पहले कर सकती। तो ये हो गया आपके संघर्ष के बेकार अर्थात नेगेटिव इफेक्ट्स। दोस्तों लास्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा रह गया है कि अगर चलो भाई संघर्ष किसी कारणवश हो गया है, संघर्ष किसी कारणवश हो गया है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा, संघर्ष को दूर करने के उपाय, संघर्ष को दूर करने के उपाय बहुत जरूरी है, सीख लीजिए। भविष्य में आप भी कभी अपनी एक कंपनी खोलेंगे तो आपकी कंपनी में भी कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, कॉन्फ्लिक्ट क्या घर में भी हो सकता है। तो आप इन जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं इससे अपने कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं, संघर्ष को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं पॉइंट पहले, समस्या का हल निकालना। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, शांत रहना। सब गांधी तो नहीं बन सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तीसरा समझौता, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दिया है परिवर्जन, पांचवा आपको यहां दिया है बहुमत नियम, और एक और हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, सामान्य शत्रु की पहचान, शत्रु की पहचान। दोस्तों मोस्टली पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे कि जो ये 6 के 6 पॉइंट दिए हुए हैं उनमें क्या होता है। तो आपको मैं एक एक करके बताना चाहूंगा कि हम अपने फर्म में कैसे संघर्ष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला, समस्या का हल निकालिए। एक्चुअली अगर दो लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो रहा है तो कुछ कारण तो होगा, तो एक काम करिए, उस कारण पर बातचीत करिए और उस समस्या का निकालिए, हल निकालिए। दोनों को साथ बैठा के कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आपकी फर्म बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। शांत रहना, शांत रहने का मतलब दिक्कत हो जाएगा, काम एक व्यक्ति शांत है और दूसरा करे जा रहा है तो लिमिट होती है कि सहने की भी, लेकिन इससे क्या होगा, ये बिल्कुल सही इलाज नहीं है। अगर एक व्यक्ति शांत रहेगा दूसरा करेगा तो मन में तो उसके क्या चलता रहेगा, व्यक्तिगत संघर्ष चलता रहेगा, या मैं से बदला लूंगा, मैं ये करूंगा, वो व्यक्त नहीं कर रहा है लेकिन मन में चल रहा है, तो ये परमानेंट इलाज नहीं हुआ। समझौता, दोनों के बीच समझौता करा दीजिए। परिवर्जन, परिवर्जन का मतलब समझना पड़ेगा, जब संघर्ष पक्ष प्रबंधक के सम्मुख निर्णय के लिए आते हैं और वह निर्णय को टालने का प्रयास करता है। सही बात है, ये बहुत कई बार होता है हमारे साथ। तो अब क्या हो रहा है कि जस्ट इस पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आपके घर में फादर कोई खिलौना लेके आए हैं, आप भाई बहन हैं आप लोग, ठीक है, आप छोटे थे तो खिलौना लेके आए थे, पहले आपके भाई का अच्छा था और आपका क्या था, बेकार था थोड़ा, या चलो आपको अपना खिलौना अच्छा लगा, भाई का अच्छा लगा, तो अपने पापा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए फलाने का ना, लेकिन वो भाई देने को राजी नहीं है। तो पापा ने क्या बोल दिया कि बेटा तू अभी ये रख ले, मैं तुझे कुछ दिन बाद ला के दूंगा। अब यहाँ पे आप क्या होगा, शांत। तो सेम ऐसे ही क्या करता है मालिक, करता है मतलब एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉय के साथ, कि जब वो ऐसा लगता है उसे कि सामने वाला क्या में कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसे कुछ टाइम के लिए टाल दे, ठीक है मैं देख लूंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परिवर्जन। बहुमत नियम, बहुमत नियम का मतलब हो गया एक जो बहुमत लोग सोचते हैं उस नियम को पास किया जाए और वो माना जाए। बट इसमें ऐसा हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है कि वो बहुमत नियम सही के लिए सोच रहा है या बेकार के लिए।
तो हम ये भी कर सकते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष को दूर कर सकते हैं। और लास्ट, सामान्य शत्रु की पहचान करना। ध्यान रखिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और एक समूह बनता है, तो वो समूह बनाने एकदम से नहीं बन जाता है, उसके पीछे एक व्यक्ति आता है, पहले वो अपनी बात रखता है, फिर वो कुछ लोगों को जोड़ता है। तो मेन दिक्कत जो है वो व्यक्ति है जिसने शुरुआत करी, ठीक है। तो उस व्यक्ति को पहचानिए, सामान्य शत्रु की पहचान करना, और उसको ही अलग कर दीजिए या समझा दीजिए या इनमें से कुछ भी करवा दीजिए, इसका आपका काम हो जाएगा और आप अपनी फर्म में संघर्ष से बच जाएंगे। दोस्तों बस सिंपल बताना चाहूँगा, अगर आपकी फर्म में संघर्ष होगा तो आपकी फर्म ग्रोथ नहीं कर पाएगी। जितनी जल्दी हो अपनी फर्म में संघर्ष को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ 18 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट, संगठन में संघर्ष। इसके आगे हम चैप्टर आगे के स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, मीन्स आप ऐसी चाहते हैं कि मैं और लेक्चर आपको प्रोवाइड करूं, तो आप नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ सर ने आज वीडियो डाली है। दोस्तों हाँ, और ये बता दूं, सब्सक्राइब के कोई चार्ज नहीं होते हैं। थैंक यू।